बजट से पहले खास चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद है स्ट्रेटेज लॉ पार्टनर्स के मैनेजिंग पार्टनर दर्शन उपाध्याय। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा दर्शन जी कि अब बजट में ऐसी कौन सी तीन जो डिमांड है वो एज आपको लगता है कि जो पूरी होनी चाहिए, जिससे टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले और जो टैक्स पैरिटी बराबर हो। First of all, Anurag ji, thank you for inviting me here. The last 1 year, एक साल में काफ़ी कुछ बदला है. Considering the global perspective, I think overall India ने अच्छा किया है. But the one thing that should continue, जो कई सालों से India is looking for, is to develop an ecosystem and an investment area where India can compete with all the global countries in terms of the direct investment, technology and all. तो वो संदर्भ में वैसे तो काफ़ी चीज़ है, लेकिन मैं कोई 3 चीज़ बोलना चाहूँगा जो कैन हेल्प लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कमिंग इनटू इंडिया. फर्स्ट, कई सालों से ये चर्चा हो रही है कि फॉरेन इन्वेस्टर और इंडियन इन्वेस्टर के टैक्स रेजिम में डिफरेंस क्यों होना चाहिए, यू नो. तो उनके कैपिटल गेन्स टैक्स और उन सब में व्हाई कांट वी ब्रिंग इन अ पैरिटी फॉर देम विच कैन नॉट ओनली हेल्प कि इंडियन इन्वेस्टर भी ज़्यादा इन्वेस्ट करें, बट एक सर्टनिटी काफ़ी हद तक आ गई है, बट वो पैरिटी लाना जरूरी है. Second, government has taken a lot of initiatives on Startup India, Make in India, but abhi bhi they tried to address some concerns last year in their budget and also after that on this angel tax and startup ecosystem. मेरे ख्याल से अभी भी काफ़ी ज़रूरत है उसमें स्ट्रीमलाइन करने की. फॉर एग्जांपल, एंजल टैक्स को एक एक्सेप्शन रूल करके लाना चाहिए रादर देन सेइंग दैट ये कंडीशन नहीं होगी तो टैक्स लगेगा. इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए गिफ्ट टैक्स जैसे फेयर मार्केट वैल्यू के नीचे शेयर्स इश्यू करते तो आज टैक्सेबल है. तो व्हाई कांट, एंड अभी इन द करंट सर्कमस्टेंसेस काफ़ी कंपनियों में टू सस्टेन देम फेयर वैल्यू के नीचे शेयर्स इश्यू करना जरूरी हो सकता है टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स. तो मेरे ख्याल से ये 2-3 चीज़ है जो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए. सर, तो कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको लगता है ज्यादा फोकस देने की जरूरत है, जहां पर इन्वेस्टमेंट आकर्षित किया जा सकता है? इसको हम 2 तरीके में डिवाइड कर सकते हैं अनुराग. एक सेक्टर जो है वो जहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है और दूसरे सेक्टर्स है जहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है. आई थिंक गवर्नमेंट को ये दोनों को बैलेंस करके कुछ ना कुछ स्कीम लानी चाहिए. एज फार एज ग्रोथ सेक्टर्स आर कंसर्न, वी हैव सीन हाउ इंडिया हैज स्टूड अप ग्लोबली ऑन देयर वैक्सीन इनिशिएटिव्स. तो फार्मा सेक्टर ने बहुत अच्छा किया है. सिमिलरली फिनटेक, इतने सारे इनोवेशंस हो रहे हैं फिनटेक में. आई थिंक दैट इज द सेक्टर दैट नीड्स कंटिन्यूअस सपोर्ट. उसमें कुछ करेंगे तो इट वुड बी हेल्पफुल. दूसरे एरिया जो हमारे काफ़ी फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव वी आर सीइंग इन्वेस्टमेंट इज हेल्थ केयर सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर. ये दोनों में काफ़ी रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है आज भी टू एंश्योर दैट गांव तक ये दोनों चीज़ है ना, वेयर वी गेट इन्वेस्टर्स टेक देयर बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको पहुंचा पाए. तो उसके लिए जो स्कीम्स है एग्जम्पशन दे सकते हैं उसके लिए कंसिडर करना चाहिए. और एम्प्लॉयमेंट के लिए मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट रियली नीड सम बूस्ट एंड सम सपोर्ट गोइंग फॉरवर्ड, कि ये 2 सेक्टर में अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है और एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है टू क्रिएट दैट एम्प्लॉयमेंट्स. सर, एक और चर्चा जो हो रही है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है वो सरकार काफी कम कर सकती है बजट के अंदर, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले. तो आपके मुताबिक कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर रेगुलेटरी कंप्लायंस को कम करने की जरूरत है और आपको लगता है कि होते हुए दिखेंगे? पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि लास्ट 3-4 साल में ये गवर्नमेंट से जितने चेंजेस देखे हैं, I think their government is really taking initiatives to streamline a lot of things. For example, continuously to keeping in time and amending, coming up with circulars to address COVID, not only from a finance perspective, but employment, investment, काफ़ी चीज़ के लिए government has been mindful on that. Having said that, मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम से ये प्रपोजल पेंडिंग है. पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि वन विंडो क्लियरेंस टाइप का कुछ सिस्टम अगर गवर्नमेंट लेके आए, वेयर rather than doing multiple rounds of regulatory hurdles, कुछ ऐसा कुछ करे कि इंडस्ट्री वाइड दे कैन इंश्योर दैट अगर आप ये कुछ धंधा चालू करना चाहते हो तो दिस इज द एजेंसी, दिस इज वन विंडो क्लियरेंस, दिस विल हेल्प यू डू ऑल देयर 25-30 जो भी लाइसेंस है
और उसमें स्ट्रीमलाइन करके जितने कम कर सकते हैं और कंसोलिडेट कर सकते हैं वो करेंगे तो आई मीन इट्स एन एस्पिरेशनल थिंग लॉन्ग टर्म, बट आई थिंक एट सम स्टेज ये बहुत ज़रूरी है. एंड द सेकंड थिंग आई वुड से इज यू आर राइट, कंप्लायंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी कुछ बदलाव लाया है, बहुत सारे फॉर्म्स है, काफ़ी कुछ कंप्लायंस है कंपनीज एक्ट में भी, बट मैं आई मीन इट्स अ बैलेंस. गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है कि रादर देन रेगुलेटिंग देमसेल्व्स दे हैव गॉन टू द रेजिम ऑफ सेल्फ रेगुलेशन. तो जब आप वो रेजिम में डाइवर्ट करते हो तो लाइकली इट इज़ पॉसिबल कि काफ़ी कुछ आपको डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे, विच मीन्स दैट काफ़ी कुछ फॉर्म लाने पड़ेंगे. तो ये दिक्कत हो रही है, बट मेरे ख्याल से इसमें भी उन लोग कंसोलिडेट करके पीरियोडिसिटी कम करके इफ वी कैन कम अप विद समथिंग दैट हेल्प्स ईज दैट. कई टाइम ऐसे होते हैं टीचिंग प्रॉब्लम होते हैं, जैसे एमसीए में कई बार पोर्टल डाउन होता है, सेम हैपेंस विद जीएसटी. सो ये सब चीज आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ स्कोप टू इम्प्रूवमेंट. सर एक टैक्स पैरिटी की भी हम बात करें, क्योंकि कई सारे हमने देखे हैं कि जो एचएनआई निवेशक कह दीजिए या जो टैक्स पेयर हैं, वो उनको लगता है कि भारत में अभी जो 42-45% तक वो टैक्स दे रहे हैं, इससे मुकाबले जो दूसरे देश है वहां पर इतना टैक्स नहीं है. तो ये डोमेस्टिक फ्रंट पे किस तरह से हम टैक्स पैरिटी ला सकते हैं? मेरे ख्याल से ये कहना बहुत मुश्किल है कंपेयर टू डिफरेंट कंट्रीज. आप किस कंट्री के साथ कंपेयर करोगे, देयर जियोग्राफी, देयर टोपोग्राफी, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर डिफरेंट व्हाट इंडिया इज गोइंग थ्रू. जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है उसके लिए 42-45% तक वो टैक्स जो दे रहा है, तो वहां पर उसको कुछ राहत दी जा सकती है. इस पे मैं आपसे कुछ समझना चाहूंगा. मेरे ख्याल से आप कभी भी कोई भी इवेंट पे आप पूछोगे तो डेफिनेटली अनुराग जी आपको जवाब यही मिलेगा कि टैक्स कम होना चाहिए. कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कभी कि टैक्स बढ़ाना चाहिए. But I would personally believe that yes, 42% of tax rate, including also the indirect taxes that we end up paying, there is definitely a scope of doing something. Especially अगर ओवरऑल नहीं कर सकते तो कुछ पॉकेट्स में कर दे, जैसे गिफ्ट टैक्स की बात की मैंने, जैसे कैपिटल गेन्स की बात की, जैसे अभी हाउसिंग सेक्टर में अभी टैक्स डिडक्शन की बात चल रही थी. They came up with the ability to save stamp duty and do something so that it boost up the real estate sector. तो ये पॉकेट्स में अगर ओवरऑल नहीं भी कर सके तो ये पॉकेट्स में करेंगे तो दैट विल आल्सो बी अ वेलकम मूव. ठीक है. सर इसके अलावा और कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए आपको लगता है टैक्स के फ्रंट पे कितनी और रियायत देने की गुंजाइश आपको लगती है, या फिर आपको लगता है अब गुंजाइश नहीं है? मेरे ख्याल से ऐसे आई वुड नॉट लुक एट इट फ्रॉम दिस मायोपिक पर्सपेक्टिव कि खाली टैक्स में गुंजाइश है कि नहीं है. मैं बोलूँगा कि जैसे एमएसएमई सेक्टर को ले लो, उसमें अभी काफ़ी एटलीस्ट वी हैव सीन दैट देयर आर डिलेज इन पेमेंट्स टू देम, ऑल्दो द लॉ सेज उनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बट वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स डिफिकल्ट है. तो अगर फ्रॉम एन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव ऐसे रादर देन ओनली फोकसिंग ऑन टैक्स, इफ वी कैन फाइंड आउट सम अदर वेज टू कंपेंसेट देम ड्यूरिंग दिस पीरियड and streamline their operations and support them, जैसे MSME हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, रिटेल यू हैव सीन हाउ इट हैज गॉन लास्ट ईयर. तो ये सेक्टर को अगर कुछ रियायत दे तो आई थिंक इट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल रादर देन टेकिंग जनरली ऑन ओवरऑल टैक्स पर्सपेक्टिव. गवर्नमेंट एंड दे हैव बीन माइंडफुल, हमने देखा है कि कई सेक्टर्स को दे हैव बीन कंसिडरेटिंग फोकसिंग ऑन देम एंड सीइंग दैट वी कैन कीप द इकोनॉमिक व्हील गोइंग. तो रिटेल सेक्टर की आपने बात करी, तो क्या आपको लगता है कि जो नेशनल रिटेल पॉलिसी की बात हो रही है वो इस बजट में हमको दिख सकती है, या कितनी जरूरी है वो पॉलिसी? आई वुड नॉट स्पेकुलेट, बट जो दो तीन बड़े लोग दो तीन सेक्टर में जो स्टॉलवर्ड्स है उनमें जो इश्यूज चल रहे हैं, I think it's better that something like this comes up early so that we set these issues on rest, whether it is related to FDI or whether it is related to consolidation, whether it is related to competition approval. But ये सेक्टर को एक कॉमन रेगुलेटर अगर होगा तो might be helpful is my personal view. अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि सेक्टर को जरूरत है एक रेगुलेटर की या फिर एक पॉलिसी की? यस सर. इसके अलावा सर आपको कौन से और सेक्टर लगते हैं जहां पर बजट में थोड़ा और बड़े ऐलान हो सकते हैं, जिनके अंदर ओवरऑल कंजम्पशन से लेकर या फिर ओवरऑल ट्रैक्शन अभी दिख रहा है? मेरे ख्याल से बेनिफिट पर्सपेक्टिव से देखोगे तो मेरे ख्याल से एमएसएमई, हेल्थ केयर रिलेटेड, फार्मा रिलेटेड और इंफ्रा रिलेटेड, आई थिंक दिस आर द 3-4 सेक्टर्स व्हिच वी कैन सी सम होप दैट समथिंग कम्स अप. ये थीम तो हमेशा ही ब्रॉडर थीम रहती है.
बाकी तो सब ठीक है। स्पेकुलेशन है अनुराग, सो वी हैव टू सी व्हाट वी कैन एज अ होप, आई मीन सबके अपने एक्सपेक्टेशंस होते हैं, बट आई थिंक होपफुली लाइक एवरी अदर बजट दे विल डू अ गुड जॉब। नो दिस टाइम ये एवरी अदर बजट नहीं है। वित्त मंत्री खुद बोल चुकी है कि ये जो बजट होगा वो 100 साल में ऐसा कभी बजट नहीं आया, इसलिए काफी अनोखा बजट होगा, तो इसलिए हर किसी की उम्मीदें काफी ज्यादा है। डेफिनेटली होनी भी चाहिए। वी रियली नीड समथिंग टू कीप दिस, टेक दिस आउट ऑफ दिस व्हाटएवर द लास्ट ईयर का 2021 स्टार्ट हो गया, वी आर ऑलमोस्ट ऑन द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ, सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। You उम्मीद are करते हैं always बजट welcome, के Anurag. बाद Thank एक you बार for फिर आपसे inviting me. बातचीत होगी। Take care. थैंक यू सो मच। Bye.